नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी IQ माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर गुड। आज 16 मई 2020 है और आज हमारे टेबल के ऊपर 6 इंपॉर्टेंट आइटम्स है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ आइटम है वो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के साथ जुड़ी हुई है। इसके साथ फार्मर्स को लेकर गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म्स अनाउंस किए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। उसके बाद ऑफिस रियलिटी को देखेंगे। लॉकडाउन 4.0, वर्ल्ड बैंक क्लियर्स 1 बिलियन मोर फॉर इंडिया, मेक इन इंडिया, और लास्ट में कोविड जॉब फेयर्स को देखेंगे। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, स्टडी IQ ने एक स्मार्ट कोर्स लॉन्च किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए भारत की बेस्ट फैकल्टीज ने मिलकर इसको डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स आपकी बहुत मदद कर सकता है। आप घर बैठे आपकी प्रिपरेशन जो है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन। और अगर आप EMI का बेनिफिट उठाना चाहते हैं देन लेट मी टेल यू कि 20 मई जो है वो इसकी लास्ट डेट है। लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माई टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बहुत बड़े स्वीपिंग रिफॉर्म्स, आप इसको कह सकते हैं, फार्म सेक्टर के साथ, खेती बाड़ी के साथ जुड़े हुए बड़े बड़े रिफॉर्म्स अनाउंस किए हैं। एक चीज़ तो है कि ये जो एक महामारी, ये जो कोरोना वायरस की वजह से जो डिसरप्शन क्रिएट हुआ, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस डिसरप्शन को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिया। आई थिंक ये एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हम गवर्नमेंट से सीख सकते हैं, भारत सरकार से सीख सकते हैं कि एक मुसीबत वक्त जो आया हमारे सामने तो हमने इसको इंटरेस्टिंग रिफॉर्म्स को रोल आउट करके हमने इसका सही इस्तेमाल किया। सबसे इंटरेस्टिंग रिफॉर्म जो है वो है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। आज तक ऐसा था कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के तहत सीरियल्स, फिर एडिबल ऑयल्स, ऑयल सीड्स, पल्सेस, ऑनियन, पोटैटो, ये कुछ ऐसी आइटम्स थी जिसके ऊपर स्टॉक लिमिट्स भी लगाई जाती थी और इसको कंट्रोल भी किया जाता था। कंट्रोल का मतलब यह है, मान लीजिए कि हमारे देश में ऑनियन की कीमत है फॉर टाइम, एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि किसानों के साथ कितना अन्याय होता था। मान लीजिए कि हमारे देश में ऑनियन की कीमत है 10 रुपीज़ पर किलो। अब फॉर वट एवर रीज़न कुछ ऐसे देश हैं, मीन्स दुनिया के हर एक देश में ऑनियन जो है एक जेनेरिक फूड आइटम है। तो मान लेट्स फॉर आर्ग्यूमेंट के तौर पर मान लेते हैं कि यूरोप में ऑनियन की शॉर्टेज है, वहाँ पर जो फसल है वो इतनी अच्छी पैदा नहीं हुई है, तो वो दुनिया के अलग अलग देशों से ऑनियंस जो हैं उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। तो भारत का किसान अगर लेट्स से इंपोर्ट कर रहे हैं और वो 1 किलो के लिए 50 रुपीज़ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट की वजह से कई बार भारत सरकार जो है इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा देती थी कि आप ऑनियंस को या फिर ये जो भी आइटम्स मैंने अभी आपके सामने जो स्क्रीन पे थी, तो ये सारी आइटम्स के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता था। तो ये चीज़ उनको डोमेस्टिक मार्केट में ही बेचनी पड़ती थी। इंटरनेशनल मार्केट में उनको 50 रुपीज़ पर किलो मिलते थे, लेकिन वो किसानों को नहीं मिल पाता था बिकॉज ऑफ दिस एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, ताकि डोमेस्टिक मार्केट जो है उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाए। और बाई टाइम आप अपनी डोमेस्टिक मार्केट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे और एक्स्ट्रा ओनियंस जो आपके पास है, तो दुनिया के बहुत सारे अलग अलग देश जो हैं, उन देशों में ये सारी चीज़ें, ऐसे रिस्ट्रिक्शंस जो नहीं है, तो वो इस अपॉर्चुनिटी को उठा लेंगे और हमारे किसान जो हैं उसको एक प्रॉफिट कमाने का मौका जो है उसके हाथ से चला जाएगा। तो ये होता था। तो दिस इज़ द बिगेस्ट चेंज। काफ़ी अच्छा स्टेप लिया है। सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, मान लीजिए कि यहाँ भूखमरी हो गई या फिर यहाँ पर फेमाइन जिसको कहते हैं, या फिर कोई ऐसी एक्सटर्नल कोई ऐसी चीज़ हो गई जिसकी वजह से हमें सीरियल्स को एक्सपोर्ट ना करके हमारे देश में हमारे देश की नेसेसिटी को फुलफ़िल करना ज़्यादा, जो अगर इम्पोर्टेंट इन द सेंस कि अगर ज़्यादा आवश्यक लगेगा सरकार को, तो ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। ए न्यू सेंट्रल लॉ विल बी फॉर्मुलेटेड टू प्रोवाइड बैरियर फ्री interstate trade of farm produce and more freedom for farmers to sell directly or even online. रेगुलर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने नाम के बारे में बात बहुत बार की है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट।
ये इतने सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाया ई नाम, क्योंकि आज तक हमारे देश में ये नियम है एपीएमसी। एपीएमसी का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज़, जिसको कई बार हम आम भाषा में मार्केटिंग यार्ड कहते हैं। कि किसान जो है अपनी जो पैदावार है वो इस मार्केटिंग यार्ड में लेकर जाएगा, फिर यहाँ पर एजेंट्स होते हैं, उनकी दुकानें होती हैं, वो किसानों से नेगोशिएट करके उनसे चीज़ें खरीद लेते हैं, होलसेल में खरीदते हैं और फिर रिटेल मार्केट में बेचते हैं। और ये ट्रेडर्स जो हैं बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं, किसान को उसका हक जो है वो नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ दिस एपीएमसी। तो सरकार ने इस एपीएमसी को ही निकालने की बात बताई है कि सेंट्रल एक लॉ बनाया जाएगा ताकि किसान जो है वो बैरियर फ्री इंटर स्टेट ट्रेड कर सकें। अगर महाराष्ट्र का कोई किसान है वो जम्मू एंड कश्मीर में कोई चीज़ बेचना चाहता है तो वो ऑनलाइन बेच पाएगा, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि फ्यूचर में ओला और उबेर टाइप ट्रक्स आप बुक कर पाएंगे ऐप के माध्यम से। आपको ये नहीं देखना है कि ये ट्रक कब जा रहा है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। कंपनीज आ जाएगी और ये जो कंपनीज हैं वो आपका जो सामान है वो कलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने लेट्स से आपको 1000 किलो ऑनियंस आपने पैदा की है और आपको कोई ऑनलाइन ऐसा कस्टमर है जो ये 1000 किलो जो है वो आपसे ख़रीदने के लिए तैयार है, तो वो ट्रांसफ़र कर देंगे पैसे, आपका ट्रांजैक्शन हो गया। उनके ट्रक्स आएंगे, ट्रक्स जो कंपनीज हैं थर्ड पार्टी ट्रक्स आएंगे, वो कलेक्ट करके ये सामान जो है वो फिर उनको पहुंचा देंगे। तो इट विल रेवोल्यूशनाइज, ये एक बहुत बड़ी क्रांति हमारे देश में आ सकती है इसकी वजह से, ये कुछ बदलाव की वजह से। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने भी ट्वीट करके बताया कि रूरल इकोनॉमी, हमारी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसमें एक बदलाव आएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जब बदलाव आता है तो ग्रामीण लोग जो हैं, रूरल एरिया में रहने वाले लोग जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें खरीदेंगे, आपका फ्रिज खरीदेंगे, टेलीविज़न खरीदेंगे, मोबाइल खरीदेंगे एक्सेट्रा। तो अर्बन एरिया की जो इकोनॉमी है उसको भी ग्राहक मिलेगा। रूरल इकोनॉमी जब बूस्ट होती है तो अर्बन इकोनॉमी भी बूस्ट होती है, तो इससे हमारे देश की ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो बूस्ट होगी। फिर हार्ड वर्किंग फार्मर्स जो हैं, हमारे किसान जो हैं, हमारे फिशरमैन जो हैं, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन का जो काम करते हैं, डेयरी सेक्टर में जो काम करते हैं, तो इनकी इनकम जो है वो बूस्ट होगी। तो टोटल गवर्नमेंट ने जो 20 लाख करोड़ रुपीस का अनाउंसमेंट किया था, तो इसमें 16.84 लाख रुपीस जो है गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एलोकेट कर दिए हैं। अब 3.16 लाख करोड़ रुपीस का बैलेंस है। 1.5 लाख करोड़ रुपीस फंडिंग जो है वो फार्म गेट के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भारत सरकार जो है वो यहाँ पर, ये इन्फोग्राफिक आज भी मैंने डिस्कस किया था सुबह हिंदू एनालिसिस में। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 1 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस को और वे सारे स्टार्टअप्स जो हैं, फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि किसान जो है डायरेक्टली चीज़ों को बेच पाए, तो इन सारी चीज़ों के साथ जुड़े हुए जो स्टार्टअप्स हैं तो उनके लिए 1 लाख करोड़ रुपए। फिर 10,000 करोड़ जो हैं ये माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस के लिए हैं, क्लस्टर बेस्ड फार्मिंग अप्रोच के लिए हैं। क्लस्टर बेस्ड फार्मिंग अप्रोच का एक दूसरा एग्जांपल लेट्स से कि कोई एक रीजन है, यहाँ पर 5 गांव हैं, तो ये 5 गांव जो हैं ये मूंगफली यहाँ पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती है। तो क्या किया जाएगा कि एक क्लस्टर बेस्ड आप यहाँ पर एक फैक्ट्री लगा दीजिए कि इक्वी डिस्टेंस में हो या फिर बेस्ट लोकेशन पर हो, तो सारा ये सामान जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, किसान जो है वो डायरेक्टली बेच पाएंगे। और इसका जो ऑयल निकलेगा, ऑयल के बाद जो भी सामान बच जाता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वो ये जो कैटल हैं आपके पशुपालन के एक चारे के तौर पर या फिर उनका जो हम कहते हैं फूड जो है उसके तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। तो किसानों को इसका फ़ायदा होगा, उनको मीन्स प्रोसेसिंग जो है वो ग्रास रूट लेवल पर। फिर यही सारे 5 गांव के जो किसान हैं उनके जो लड़के हैं, तो लड़के लड़की ऑफ कोर्स बॉयज़ एंड गर्ल्स को यहाँ पर जॉब मिलेगी, तो उनको सिटी में जाना नहीं पड़ेगा। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स इस प्रकार के। दिस इज़ जस्ट वन स्मॉल एग्जांपल। 20,000 करोड़ रुपीस जो है मत्स्य संपदा योजना के तहत हमारे जो फिशरमैन हैं उनको दिए जाएंगे, और 13,000 करोड़ जो हैं ये ड्राइव टू अचीव 100% वैक्सीनेशन, हमारे कैटल, बफेलोज, शीप, गोट्स, पिग्स, तो इनको वैक्सीनेट करने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। फिर 15,000 करोड़ जो हैं इसका इस्तेमाल एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए किया जाएगा। 4,000 करोड़ जो हैं ये हर्बल कल्टीवेशन के लिए इसका इस्तेमाल होगा। 500 बी कीपिंग के लिए हैं, और एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन
कर दी हैं। अशोक गुलाटी एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत सारे इनके आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं, मुझे याद भी नहीं है, इतने सारे इनके आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं, और ये एग्रीकल्चर के ऊपर काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स लिखते हैं। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के ये चेयर प्रोफेसर हैं, और ज़्यादातर इनके आर्टिकल्स आपको फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलते हैं। तो अशोक गुलाटी साहब जो हैं, उन्होंने ये माना है कि 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक तो एपीएमसी में रिफॉर्म, फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या है कि हमारे देश की 85-86% ज़मीन जो है वो 2 हेक्टेयर से कम, इसके मीन्स 86% 85% ज़मीन ऐसी है, छोटी छोटी ज़मीनें हैं, तो 2 हेक्टेयर से भी कम ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या हो सकता है, एक पॉसिबल एग्जाम्पल कि एक कंपनी जो है, ये सारी आपकी छोटी छोटी ज़मीन जो है उसको एक पूरा जो एक बेल्ट है वो कंपनी लीज के तौर पर आपसे ले लेगी, और फिर प्रोफेशनली यहाँ पर खेती बाड़ी करेगी, आपको एक फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम मिलेगी। इसके लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट के साथ जुड़े हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमें चेंज करना पड़ेगा, बट आई एम श्योर गवर्नमेंट इसको भी कर देगी। तो दिस आर गोइंग टू बी बिग चेंजेस। एसेंशियल कमोडिटीज़ को हटा देना, तो ये काफ़ी सारी ये सारी चीज़ें जो है ये काफ़ी बहुत बड़े चेंजेस हैं, ऐसा अशोक गुलाटी साहब का भी मानना है। फिर वर्क फ्रॉम होम के बारे में बात करें, वैसे तो हमने इसके बारे में काफ़ी सारी डिस्कशन की है, लेकिन एक ऐसी चीज़ जिसको हमें एक अलग एंगल से इसको देखना चाहिए। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंस के जो रियलिटी सेक्टर है, रियलिटी यानी कि ये कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग्स एक्सेट्रा, कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़। तो वर्क फ्रॉम होम जब ज़्यादा होने लगेगा, तो जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे देश में, आप देखिए बड़े बड़े शहरों में जब हम एंटर होते हैं तो एक कितनी नई नई बिल्डिंग्स जो हैं वो बनती रहती है, और कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा बनती हैं। ऐसा नहीं है कि रेजिडेंशियल नहीं बनती है, लेकिन कॉमर्शियल काफ़ी हमें लाइमलाइट में होती हैं। तो अब होगा ये कि इतनी ज़्यादा ऑफिस स्पेस की आवश्यकता नहीं होगी, तो ये एक ऐसी मार्केट है जिसमें एक आप कह सकते हैं कि ड्रॉप हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन कुछ दूसरी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें एक उछाल देखने को मिलेगा, जैसे कि फर्नीचर, लोग जो हैं वो अपने कमरों में फिर ऑफिस टाइप पूरा सेटअप करेंगे, तो छोटी बड़ी चीज़ें जो हैं उसमें हमें एक उछाल देखने को मिलेगा। लेकिन ये रियलिटी सेक्टर जो है, खास करके कमर्शियल प्रॉपर्टी, तो इसमें हमें एक ड्रॉप देखने को मिलेगा। बड़ी बड़ी कंपनीज का कहना यही है कि वो लगभग 20% 50% जितना उनका स्टाफ जो है वो फिर घर से ही काम करेगा, और फॉर एवर एक लॉन्ग टर्म तक वो घर से ही काम करेंगे। लॉकडाउन 4.0 के बारे में बात करें तो नेशन वाइड लॉकडाउन 4.0 जो है वो 17 मई के बाद एक्सटेंड किया जा सकता है। फिलहाल वी आर इन 3.0। 17 मई यानी कि कल संडे जो है, संडे, अब पता नहीं गवर्नमेंट ने इसका अनाउंसमेंट जो है वो, एज आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर, तो डियर फ्रेंड्स, सो फार मैंने चेक किया था, ये जब पॉइंट में मेरे सामने आया तो मैंने सोचा कि चलो मैं देख लेता हूँ कि क्या है अपडेट। तो मुझे कोई अपडेट फ़िलहाल नहीं मिली है, तो होपफुली बाय टुनाइट या फिर कल हमें इसके साथ जुड़ी हुई अपडेट्स मिले कि अगर एक्सटेंड होगा तो कितना सीवियर। ऑफ कोर्स ये सीवियर तो नहीं होगा, क्योंकि अब बहुत सारी जगहों पर इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे इसको ओपन करने की कोशिश की जा रही है। लॉकडाउन 4.0 में ऑटो रिक्शा, टैक्सी जो हैं उनको 2 पैसेंजर्स कैरी करने की परमिशन होगी। डोमेस्टिक फ़्लाइट्स अगर रिसीविंग और ओरिजिनेटिंग और रिसीविंग स्टेट्स अगर एग्री करते हैं तो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स की शुरुआत भी हो सकती हैं। मेट्रो सर्विसेज जो हैं वो सस्पेंड रहेगी, खास करके रेड जोन में। और नई गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने बताया था कि सैटरडे तक रिलीज़ कर देंगे, लेकिन अभी तक सो फार ये रिलीज़ नहीं हुई है, तो लेट्स वेट एंड वॉच। मूविंग ऑन टू वर्ल्ड बैंक क्लियर्स $1 बिलियन मोर फॉर इंडिया। वर्ल्ड बैंक ने सोशल प्रोटेक्शन पैकेज अनाउंस किया है। ये $1 बिलियन का यानी कि 7,580 करोड़ रुपीस का एक सोशल प्रोटेक्शन पैकेज भारत के लिए अनाउंस किया है, और इसका इस्तेमाल जो है वो भारत खास करके कैश ट्रांसफ़र के लिए और फूड बेनिफिट, जो अर्बन गरीब लोग हैं, अर्बन एरिया में, सिटी एरिया में रहने वाले जो गरीब लोग हैं, तो उनको कैश ट्रांसफ़र और उनको खाना पीना और खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो पहुंचाने के लिए, बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए ये $1 बिलियन जो हैं वो बहुत काम आ सकते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड बैंक ने जल्द से जल्द इसको क्लियर किया है। याद होगा कि अप्रैल में वर्ल्ड बैंक ने हेल्थ सेक्टर को लेकर एक पैकेज जो है वो डिक्लेयर किया था, और आने वाले कुछ टाइम में वर्ल्ड बैंक जो है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को ध्यान में रखते हुए आने वाले फ्यूचर में वो अनाउंस करेगा एक और पैकेज, राइट। और यहाँ पर देखिए की फोकस क्या है, तो एज आई टोल्ड यू, फूड बेनिफिट्स, कैश ट्रांसफ़र, डिलीवरी सिस्टम जो है इसको और ज़्यादा मजबूत करेंगे। ये पैसे जब गवर्नमेंट को मिलेंगे तो इट विल बी यूटिलाइज्ड। इसके साथ इनेबल जियोग्राफिकल
portability of social protection benefits help create integrated system for 460 plus fragmented schemes. तो ये सारी चीज़ें इससे हो सकती है. फिर बात करते हैं मेक इन इंडिया के बारे में. काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. भारत सरकार जो है बेसिकली काम कर रही है एक चीज़ के ऊपर, एक मिशन मोड के ऊपर, एक चीज़ के ऊपर काम कर रही है कि हम चाहते हैं कि चाइना से जो कंपनीज, चाइना मीन्स फॉरेन की कंपनीज जो चाइना में है वो चाइना को छोड़कर दूसरे इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस में शिफ्ट होना चाहती है, देन वी आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट देम, राइट. अब इसमें भारत ने 10 मेगा क्लस्टर्स, 9 अलग अलग राज्यों में 10 ऐसे मेगा क्लस्टर्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया. फॉर एग्जांपल नोएडा, ग्रेटर नोएडा जो हैं, तो ये पोर्शन जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स के हब के तौर पर हमारे देश का एक क्लस्टर बन सकता है. इसका पोटेंशियल है. हैदराबाद जो है ये फार्मा और वैक्सीन के लिए, इसी प्रकार से अहमदाबाद, बड़ोदरा, भरूच, अंकलेश्वर का एक क्लस्टर है. मुंबई औरंगाबाद क्लस्टर है. पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, तिरुपति, नेल्लोर. तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग एट्रैक्टिव क्लस्टर्स हैं जो इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टर्स के लिए फ्रेंडली ये ऑलरेडी जगहें हैं. तो फॉर एग्जांपल अगर किसी को फार्मा में इन्वेस्ट करना है तो दूसरे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर फार्मा है, लेकिन सबसे बड़ा पोर्शन आपको कहाँ पर मिलेगा? यहाँ पर. हैदराबाद जो है ये फार्मा और वैक्सीन के एक्सपोर्ट में काफ़ी अच्छा हब है. हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश जो है वहाँ पर आपको प्रोडक्शन के लिए, वहाँ पर बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं. ज़्यादातर हमारी दवाइयाँ जो हैं देश की तो वहाँ पर प्रोड्यूस होती हैं. तो एक इन्वेस्ट इंडिया एक प्रकार की एक एक्सरसाइज है, और इस इन्वेस्ट इंडिया के तहत एक प्रकार की गाइड है. हम चाहते हैं कि हम हमारे देश को प्रमोट करें. 3 चीज़ें हम प्रमोट कर रहे हैं. पहला जो है वो ये है कि हमने कॉरपोरेट टैक्स को काफ़ी कम किया है. ये सबसे इम्पोर्टेंट कि नई इंडस्ट्रीज़ के लिए कॉरपोरेट टैक्स कम है. सेकेंड थिंग इज़ कि वी आर ऑलरेडी होस्ट ऑफ ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स एंड ग्लोबल सेंटर फॉर एक्सीलेंस, GCOEs. तो काफ़ी सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर हैं. और थर्ड चीज़ ये है कि हमारे देश की डोमेस्टिक मार्केट भी काफ़ी बड़ी है. तो अगर आप कोई चीज़ यहाँ पर पैदा करते हैं, एक्सपोर्ट अगर भूल जाइए, अगर आप डोमेस्टिक मार्केट को ही कैटर करेंगे तो भी आपकी कंपनी जो है वो काफ़ी प्रॉफिट बनाएगी. और इंडिया जो है, हम हमारे देश को एक ब्रांड इंडिया के तौर पर प्रमोट कर रहे हैं, और इसमें कोई गलत बात नहीं है. वी आर ब्रांड इंडिया. अगर हम सारे हमारे स्टेप्स अच्छी तरीके से उठाएँ तो ये जो कंपनीज चाइना को छोड़कर दूसरे देशों को ढूंढ रही हैं तो इंडिया कैन बिकम ए डेस्टिनेशन ऑफ देयर चॉइस. इसके साथ लास्ट आइटम जो है वो कोरोना वायरस और लॉकडाउन में बहुत सारे लोग जो हैं उनकी लाइफ चेंज हो गई. तो बहुत सारे लोग जो हैं वो मेंटली वेल फील नहीं कर रहे हैं, राइट. और साइकियाट्रिस्ट जो हैं उनका कहना ये है, थेरेपिस्ट और साइकियाट्रिस्ट का कहना ये है कि पैनिक अटैक्स और अपनी जॉब की चिंता, क्या होगा, ये सारी चिंता जो हैं वो काफ़ी बढ़ चुकी हैं. और उनको जो पहले जो क्लाइंट्स के कॉल आते थे वो काफ़ी बढ़ चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 एंड जॉब फियर्स एसोसिएटेड विद कोविड-19. तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे कोई व्यक्ति को जानते हो या फिर इफ़ यू फील लिटिल बिट डाउन, तो मैं कोई साइकियाट्रिस्ट या फिर मेंटल वेलनेस एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन आई कैन सजेस्ट यू कि आप थोड़ा बहुत मेडिटेशन करें. मेडिटेशन बहुत ही सिंपल है. बहुत सारी जगहों पर इसको बहुत ही कॉम्प्लेक्स बताया जाता है. इट्स वेरी सिंपल. इट्स एज सिंपल एज ब्रीथिंग. तो वो कर सकते हैं. उसमें कॉम्बो, यू कैन डू कॉम्बो, राइट. दैट्स व्हाट आई डू. लिटिल बिट ऑफ मेडिटेशन, थोड़ा बहुत उछल कूद, दौड़ना, यहाँ वहाँ एक्सरसाइज करना, एंड यू कैन डू इट. देयर आर सो मेनी थिंग्स. अगर आप बाहर नहीं जा सकते, लेट्स से यू आर लिविंग इन अ 2 BHK फ्लैट, तो इतनी कोई जगह नहीं है, तो आप प्रिजन वर्कआउट है, यूट्यूब पर जाइए, लिखिए प्रिजन वर्कआउट, देन यू विल फाइंड सो मेनी एक्सरसाइजेस. तो इस प्रकार से कुछ मूवमेंट कीजिए. व्हेन यू डू अ लिटिल बिट ऑफ मूवमेंट, राइट, देन दैट विल रिलीव यू फ्रॉम स्ट्रेस. तो ये एक चीज़ है. और किताबें तो हैं ही, राइट, यू शुड रीड बुक्स, लेकिन मूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल फॉर योर हेल्थ एज वेल एज फॉर योर माइंड. एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन. कल संडे है तो कल हमारी मुलाकात नहीं होगी. नाउ आई विल सी यू डायरेक्टली ऑन Monday. Till then, dear friends, enjoy your studies, enjoy your weekend. God bless you all. Jai Hind.